हाइपरटेंशन वो शब्द जिससे आज के दौर में भारत का चौथा वयस्क पीड़ित है और दुनिया में करीब 1 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। दरअसल आज 17 मई है और आज के दिन को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें, ये रखा गया है। हाइपरटेंशन जब होता है तो उसका सीधा असर हार्ट, ब्रेन, गुर्दे और आंखों पर पड़ता है। तो वहीं मधुमेह, मोटापा, धूम्रपान, शराब सेवन और तनाव इसके प्रमुख कारणों में से एक हैं। सिरदर्द होना, थकान महसूस होना, धुंधला नजर आना, चक्कर आना, ये कई प्रमुख लक्षण इसके होते हैं। ऐसे में आज पंचतंत्र में चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों और उसके बचावों पर भी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की राजस्थान यूनिवर्सिटी में और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर शिल्पा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। इसके अलावा डॉक्टर एमएल अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर दीपा माथुर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, आप चूंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे मैं करना चाहूंगा, खेल की कितनी बड़ी भूमिका आप मानती हैं कि जो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है इससे बचाने में, और दूसरा जिस तरीके से आप भी आपके पास भी स्टूडेंट्स आते होंगे स्पोर्ट्स को लेकर, तो ऐसे उनके बीच में कितना आप देखती हैं ये टेंशन या हाइपरटेंशन? जी देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसा शब्द है जिससे शायद ही आज कोई अछूता होगा। स्पेशली पहले तो ये देखने में पाया जाता था कि एक उम्र के खास उम्र के बाद ये बीमारी मतलब देखने में आती थी, पर आजकल चाहे क्या वो वयस्क हो, क्या वो यंग एज का बच्चा हो, क्या स्टूडेंट, क्या महिला, क्या पुरुष, वो हर प्रकार के वर्ग में, हर तरीके के व्यक्ति में इस तरीके की जो बीमारी है वो पाई जा रही है। तो डेफिनेटली ये एक समस्या तो है। खेलों की अगर मैं बात करूं तो हमें इसके कारणों के बारे में पहले शायद चर्चा कर लेनी चाहिए। अगर हमें एक बार इसके कारणों का पता होगा, रूट्स का पता होगा, तो डेफिनेटली हम इसके इलाज के बारे में भी या इसका समाधान भी हम खोज पाएंगे। अगर कारणों में बात करूं तो जो सबसे पहला कारण है, या एक मेजर तरीके से जिसको हम एक यूनिलेटरली एक वर्ड के नीचे इसको कारण को सम अप कर सकते हैं, वो शब्द है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो जो आजकल डिफरेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, चाहे वो आपका खान पान का तरीका हो, चाहे वो आपका सोने का तरीका हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मॉडर्न गैजेट्स हो, स्क्रीन का टाइम यूसेज हो, इन सभी चीज़ों के जो प्रभाव हैं, या ये कहिए कि इनका जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक तरीके से दोनों ही प्रभाव हमें देखने में आते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर दीपा माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास में चलते हैं। दीपा जी, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि कितनी तेजी से ये बढ़ रहा है लगातार? क्योंकि एक जो आंकड़े मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। भारत की बात करते हैं तो हर चौथा व्यक्ति इससे पीड़ित है जो यंग एज में है। तो ऐसे में कितना लगातार जो दबाव है इस बीमारी का वो बढ़ता जा रहा है यूथ के ऊपर या फिर तमाम उम्र के लोगों के ऊपर, खासतौर पर बच्चों पर भी? दीपा जी, आपका जो माइक है वो म्यूट किया हुआ है, आपने एक बार उसको चेक कर लीजिए एक बार। Now I'm audible? जी जी जी। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे, बताइए। जी, आजकल का जो लाइफस्टाइल है सर, उसकी जी आपकी आवाज मिल रही है, आप चालू रखिए। मैं जी जैसा मैम ने बोला, प्रीति मैम ने बोला कि लाइफस्टाइल इज अ मेजर रीजन, साइकोलॉजिकल रीजंस आर देयर, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब स्ट्रेस, पर्सनल इश्यूज, एंगर इश्यूज, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी अब हाई हैं, थॉट ब्लॉकेजेस, देयर इज लॉट्स ऑफ रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड दिस। एक बीपी ही नहीं, हम काफी सारी बीमारियों के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ब्लेम कर सकते हैं। सीधा सीधा काफी रिसर्चेस हुई हैं ऐसी जिसमें सीधा सीधा आया है सामने कि हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसको हम साइकोसोमेटिक्स कहते हैं, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, जिसमें एडिक्शंस भी आएंगे, जिसमें हमारे डिफरेंट कह सकते हैं ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स है, या वी आर कनेक्टिंग टू वर्ल्ड। तो जहाँ एमएनसीज काम कर रही है, हमें पूरी पूरी रात काम करना पड़ता है, और हमारे को सनलाइट जब हमें चाहिए तब हम सो रहे होते हैं।
तो ये सब चीजें बहुत सारी है जो हमारे हमारे बिहेवियर्स, हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट कर रही है। हमारे सोशल फैक्टर्स भी उतना ही इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी पीछे से अपने एक लॉज लेके चल रहे हैं हमारे समाज में। हिंदुस्तान के लिए हम अगर बात करें तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नियम है जो जो उस समय के लिए बने थे जब इस तरह का कुछ भी नहीं होता था। 5 बजे घर आते थे, 7-8 बजे खा के सो जाते थे। तो वो भी एक रीजन है कि अब हमारे को अगर स्लीपिंग टाइम 12 बजे है और हमारा फिर उठने का टाइम 5 बजे, क्योंकि 7 बजे बच्चा स्कूल जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में ये सब हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देते ही हैं। लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट रेडी टू स्लीप पीसफुली बिकॉज उनको कल का प्लान करना है सोते सोते। तो हमारी बॉडी उतना रिकवर नहीं करी, हमारा ब्रेन उतना अच्छे से रिकवर ही नहीं कर पाता है, हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब और अच्छे आप से जो बता बता रही है सकते मैम, डॉक्टर दीपा जी जो आप बता रही है कि मतलब कुल मिलाकर हमारी जो दिनचर्या है वो जिस तरीके से बदलाव उसमें आए हैं, वो और खान पान, ये दोनों जी। बड़ा एक तरीके से कारण रखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ hypertension का। न्यू लाइफस्टाइल एंड ओल्ड सोशल नॉर्म्स आर रियली अ टफ थिंग नाउ। ठीक है, डॉक्टर एमएल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हैं, वो कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। और खासतौर पर कोटा का जिक्र मैं आज इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ठीक है, आज हम बात करें कि वयस्कों में ये हर चौथे व्यक्ति में ये बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी है, उच्च रक्तचाप की, लेकिन खासतौर पर बच्चे जो हैं उनमें भी ये लगातार चीज़ें बढ़ रही है। खासतौर पर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपको याद होगा कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव है, आपके रिश्तेदारों के बच्चे अच्छा एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर, तो उसको लेकर भी दबाव बच्चे पर डाला जाता है। और एमएल अग्रवाल जी उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कोटा से, जहाँ पर एक तरीके से सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा आते हैं। एमएल अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, बच्चों में भी खासतौर पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हाइपरटेंशन के शिकार वो भी हो रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या क्या कारण आपको नज़र आते हैं इसके? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, हाइपरटेंशन और टेंशन दोनों को-ओकरिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो ये जितने भी मेंटल इलनेस हैं और ब्लड प्रेशर, दे आर को-ओकरिंग, एक दूसरे को लाते हैं। डिप्रेशन आता है, हाइपरटेंशन को होता है, स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन को लाता है। तो बच्चों की जहाँ हम बात करें तो बच्चों के फैक्टर्स बहुत सारे। स्ट्रेस वहाँ से चालू हो जाता है जब बच्चा सोचता है डॉक्टर, इंजीनियर बनने की, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत बड़ा इश्यू है। बच्चे की बिना रुचि और बिना अभिरुचि, एटीट्यूड और इंटरेस्ट देख के बिना बच्चे को सब्जेक्ट दिला दिया जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, समय की सीमा में मैं सब तो कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पेरेंट्स अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनको भेज देते हैं, स्ट्रेस वहीं चालू होता है। और फिर यहाँ पे बच्चे को भेजने से पहले सब्जी लेने भी नहीं भेजेंगे, और यहाँ सीधा सारे मैनेज उसको करना है, सारे अफेयर्स उसको मैनेज करना है, स्टडी भी करनी है, लिविंग का भी करना है, दूसरे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। तो यहाँ उसी समय चालू हो जाता है। यहाँ आने से पहले बच्चे को एक दिन भी अकेला नहीं छोड़े, और यहाँ अकेले बच्चे को छोड़ जाते हैं तो बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी चालू हो जाती है। और जो सेपरेशन एंजाइटी होती है उसको कई बार बच्चा डील कर लेता है, कई बार बच्चों के पेरेंट्स में सेपरेशन एंजाइटी और बच्चे को सेटल नहीं होने देते, वो एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल जो है ये जिस उम्र में बच्चे यहाँ आते हैं वही उम्र होती है बच्चों के जो मानसिक बीमारियां होने की। 75% लोगों में मानसिक बीमारियों का फर्स्ट ऑनसेट जो है 15 से 28 साल के बीच में होता है, और वही उम्र यहाँ आने की होती है, कैरियर बनाने की होती है। ऑलरेडी स्ट्रेस बच्चे होते हैं, जो घड़ा भरा हुआ होता है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस और ऐड होता है, तो वो बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है, शारीरिक मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। बच्चे की उम्र होती है जिसमें उसमें लड़का हो या लड़की, उनमें फिजिकल चेंजेज आते हैं, और वो फिजिकल चेंजेज बायोलॉजिकल, हार्मोनल, सेक्सुअल बॉडी चेंजेज आते हैं, उसके अलावा मेंटल चेंजेज आते हैं, साइकिक चेंजेज आते हैं। तो वो बहुत सारे बच्चों को तो ये पता नहीं होता, लड़कियों को ये पता नहीं होता मैंने आपको इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है आजकल। और बहुत सारे लड़कों को जो चेंजेस आते हैं, नाइट फॉल वगैरह होने लगते हैं, मास्टरबेशन की हैबिट्स आती हैं, उनके प्रति उनकी गिल्ट पैदा होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। न तो बच्चे उनको पेरेंट्स गाइड करते, न टीचर्स गाइड करते। आजकल स्कूलिंग तो होती ही नहीं, स्कूलों में भी वैसे नहीं पढ़ाया, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, तो ये सब उसके ऊपर पड़ता है। फिर सर, यहाँ का जो प्रेशर, सर एक चीज एमएल अग्रवाल जी, सर मैं क्योंकि बहुत समय की हमारे पास कमी होगी, बहुत सीमित समय होगा, आप मुझे लक्षण बता दीजिए सर, जिससे पता लग सके लोगों को कि हाँ हम भी हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं और हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इलाज की जरूरत है। बच्चा, हाँ
हाइपरटेंशन के शिकार को कार्डियोलॉजिस्ट बताते ही हैं आपको। तो इसके अलावा स्ट्रेस की जो बच्चे में चेंजेस आते हैं वो उसके अंदर कई तरह की सोमेटिक कंप्लेंट्स आने लगती हैं सबसे पहले, और उनका नींद का तो ऑलरेडी बच्चे को स्लीप तो लेने ही नहीं देते। टीचर्स कहते हैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, लेकिन नेचर ने थोड़ी कहा है कि 6 घंटे सोना। इनकी उम्र में 7-8 घंटे नहीं सो रहे थे तो तनाव में आ जाते हैं, उनके तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, पेट खराब होने लगता है, घबराहट होने लगती है, पल्स बढ़ जाती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कई बच्चों को दांत बंद हो जाते हैं, तो कन्वर्जन डिसऑर्डर हम बोलते हैं। ठीक है, मैं रोकूंगा एमएल अग्रवाल जी आपको। डॉक्टर शिल्पा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फिजिशियन है, एक बार उनका रुख करूंगा। शिल्पा जी, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, लक्षण भी पता लग गए हैं, बच्चों में भी बढ़ रहा है पूरा मामला। आप चूंकि आप खुद फिजिशियन है, तो आपके पास किस तरीके के मरीज आते हैं, किस तरीके के लक्षण उनके सामने आते हैं, जिससे कोई समझ सके कि हाँ हम इस चीज का शिकार हो रहे हैं, इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। पहले 40+ के पेशेंट्स ज्यादा होते थे, जिनको लक्षणों में हम बात करें तो इसमें सरदर्द होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, ये सब होता है इसमें लक्षण में, जिससे मरीज को पता लगता है। कुछ लोग तो आजकल घर पे भी बीपी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो मॉनिटर कर लेते हैं घर पे भी, ठीक है। वो ऑलरेडी हमारे पास आते हैं कि हमें बीपी है। पहले ये अमूमन 40 की एज के बाद देखा जाता था, लेकिन अभी ये 20+ पे भी, 20, 22, 28, 30 इस पे भी हाइपरटेंशन देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा लोगों को पता होते भी लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इसकी दवाई लेंगे, हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। ना ही तो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को रेडी हैं। जो जंक फूड है आजकल, पिज्जा, बर्गर, चीज, बाहर का खाना, ऑयली फूड, वो सब ज्यादा चलन में बढ़ गया है। प्लस स्ट्रेस, इन सब की वजह से बीपी बढ़ता जा रहा है। प्लस लोग साथ में उसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए हम आज ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मना रहे हैं, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि उनको ट्रीटमेंट लेना है। प्लस बेसिकली बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जैसे खान पान में चेंज करना है, लो सॉल्ट डाइट लेनी है हमें, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, मेडिटेशन और योगा भी इसमें हेल्प करता है। साथ में वेट रिडक्शन भी इसमें हेल्प करता है। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड जो हम खाते हैं वो भी इसमें बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ लोगों को मेडिसिन भी प्रॉपरली रेगुलरली लेनी चाहिए जिनको बीपी है। बेसिकली लोगों का सबसे ज्यादा यही रहता है कि हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए लोग दवाइयां लेते ही नहीं है, और इसकी वजह से आगे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और बहुत सारी किडनी की प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। डॉक्टर शिल्पा जी, मैं रोकूंगा एक बार आपको। हमारे साथ में एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवा देता हूँ। कनक सिंह राव जी है, ये मनोविज्ञान के शिक्षक हैं और यहाँ पर इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। राव साहब, मनोविज्ञान शिक्षक के तौर पर आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि आज हाइपरटेंशन डे के तौर पर हमें मनाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, तमाम लोग इस हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं लगातार? सर देखिए, वर्तमान में जो यूथ है विशेषकर, और उस यूथ के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके पीछे जो हमें कारण नज़र आते हैं, ये जो शारीरिक खान पान, जीवन शैली, ये तो कारण उसके सारे है ही। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि अभी क्या हो रहा है कि क्षमता को जाने बिना, है ना, क्षमता कुछ और है, सपना कुछ और देखा जा रहा है, और लक्ष्य कुछ और हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने क्या किया कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, युवाओं में विशेषकर अभी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है, प्रतियोगिता का जो वातावरण है, उस प्रतियोगिता के वातावरण में स्वयं का मूल्यांकन किए बिना, स्वयं की क्षमता को जाने बिना, है ना, स्वयं के स्रोत और स्वयं की स्ट्रेंथ को पहचाने बिना और साधनों को जाने बिना, आप पड़ोसी आरएस बना तो मुझे भी आरएस बनना है, पड़ोसी आईएएस बना तो मुझे भी आईएएस बनना है, रिश्तेदार डॉक्टर बना तो मुझे भी डॉक्टरदार बनना है, रिश्तेदार के बेटे ने आईआईटी कर लिया तो हमारे बेटे को भी करवाना है। तो जो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो युवाओं पर अभी माता पिता अपने सपनों को थोप रहे हैं, या युवा जो सोशल मीडिया को देखकर अपनी क्षमता को जाने बिना अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहे, क्षमता को नहीं जान रहे हैं, मूल्यों को नहीं समझ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बात है कि करियर के निर्माण में हर युवा अपना सर्वस्व झोंक कर बैठा है, लेकिन क्या है कि करियर के अवसर कम है और हासिल सबको करना है, तो प्रतियोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है। उस प्रतियोगिता में एक युवा की नींद, एक युवा की भूख,
और एक युवा की पाचन शक्ति, डाइजेशन, ये तीनों ही प्रभावित हो रही है। और इन तीनों के प्रभावित होने की वजह से वो तनाव में रह रहा, और तनाव उसके हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा कारण है। तो अव्यवहारिक जीवन शैली, अव्यवहारिक भविष्य के प्रति दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए बिना ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करना जो उसके लिए बना ही नहीं है। अब एक गीत गाने वाले से बोल दिया जाए तू फुटबॉल खेल, फुटबॉल खेलने वाले से बोल दिया जाए कि तू एक्टिंग कर, तो क्षमताओं को जाने बिना उसको होड़ा होड़ी जो है प्रतियोगिता, बिल्कुल उसने स्ट्रेस में ज्यादा डाला। मैंने शुरुआत में कहा भी कि ठीक है, आपका रिश्तेदार का बच्चा ये कर रहा, तुम्हारे मौसी का बेटे ने ये कर लिया, मामा के बेटे ने ऐसे कर लिया, तो आपको भी वही करना है। वो स्थिति भी बच्चों पर दबाव की एक बड़ी वजह है। डॉक्टर प्रीति जी, चूंकि आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड की, मुझे बताइए कि खेल का कितना बड़ा योगदान हो सकता है इस हाइपरटेंशन को दूर करने में या इसे निजात पाने में? अगर मैं इस बात को रेशो में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाइपरटेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, या इवन ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रॉब्लम है या इशू है, इरेगुलेटेड इशू, जिसको खेल जो है वो 100% तक कंप्लीटली क्योर कर सकता है। प्रिवेंट तो करेगा ही करेगा अगर एवरी डे इफ यू आर इन्वॉल्व, आप किसी ना किसी खेल की प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता मींस कि आप किसी ना किसी खेल गतिविधि में अगर आप शामिल हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो ये 100% तक क्योर कर सकता है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि प्रतियोगिता को बहुत ज़्यादा ओवर प्रतियोगिता या ओवर इन्वॉल्वमेंट के साथ की जाए, तो अगर कोई खिलाड़ी ही अगर ओलंपिक्स में मेडल लेने का प्रेशर ही ले ले, तो वो खेल ही उसके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने को करके और खेल को, अगर खेल की भावना से नियमित तौर से कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधि की जाए, तो डेफिनेटली 100% तक क्योर इसका अवेलेबल है, कम से कम स्पोर्ट्स में तो अवेलेबल है। दैट स्पोर्ट्स में भी आप इस बात को स्वीकारेंगे कि स्पोर्ट्स में भी एक तरीके से चैलेंजेस तो हैं और प्रतियोगिता तो उसमें भी है, तो ऐसे में उसमें भी जो शामिल होने वाले बच्चे होते होंगे या यूथ होता होगा, वो भी हाइपरटेंशन का शिकार तो होता होगा। बहुत 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 सारे लेवल्स हैं और स्ट्रेस के बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी कारण है, मैं डेफिनेटली मानती हूँ। उसके पीछे कारण ये है, अगर खेल को खेल की भावना से नहीं, किसी खास विशेष लक्ष्य की भावना से जिसको पूरा ना कर पाने की जो एक स्टेज आती है, तो उस प्रेशर में जरूर हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और हाइपरटेंशन का शिकार डेफिनेटली हम होते हैं। ठीक है, मुझे कनक सिंह राव जी, आप बताइए कि जिस तरीके से हम, चूंकि आज बात हर उम्र के, हर तबके के, हर बच्चे के लिए भी बात हम करेंगे, बड़ों के लिए भी करेंगे, बूढ़ों के लिए भी करेंगे, बुजुर्गों के लिए भी करेंगे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन पर भी दबाव लगातार आ रहा है, स्टूडेंट्स पर भी खासतौर पर आ रहा है, चाहे वो 20-22 की उम्र तक के हों। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए क्या स्कूलों में भी मनोविज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए खासतौर पर? देखिए सर, अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स और हमारे जो गार्जियन है, एकेडमिक गार्जियन या हमारे जो और सोशल प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं, वो लोग, उनको क्या है कि कुछ हासिल करने का टारगेट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और साथ में क्या है कि जीवन से मनोरंजन मिसिंग हो गया है ना। और स्ट्रेस को, जैसा अभी मैम ने बताया कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए केवल मात्र क्या बोल दिया गया कि तू तो ये इन प्रकार कैसे भी करके हासिल कर, तू तो पास हो, तू तो मेरिट में आ, लेकिन उसकी बाकी की जीवन उसकी उम्र के अनुसार, अभी जैसे मालपानी सर बोल रहे थे कि उम्र के अनुसार शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं होती है, युवा पीढ़ी है, उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, उनके इमोशन का ध्यान रखे बिना कि इस उम्र के युवक और युवती के लिए इस समय इन बातों की भी जरूरत है, उसके लिए भी उसे स्पेस दिया जाए, वो दिए बिना केवल और केवल उसको कुछ हासिल करने के लिए ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, साधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन एक जो उसका मनोवैज्ञानिक पार्ट है, एक मानसिक, जैसे जैसे व्यक्ति का ग्रोथ होती है, उम्र की दहलीज पर वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तब उसके शारीरिक और मानसिक कुछ जरूरतें होती है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर उसके उस समय की जरूरत के हिसाब से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए कोई। तो हमारे माता पिता की, समाज के जो दिशा निर्देशित करने वाले नेतृत्वकर्ता लोग हैं, और आप जैसे लोग ये इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक डिबेट लेकर आए हैं, एक नैतिक दायित्व बनता है कि युवाओं की मनस्थिति को भी समझे और उनको उनकी समय कालखंड के अनुसार उनकी जो जरूरत है उनको समझकर उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। ठीक है, डॉक्टर एमएल अग्रवाल जी, सर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा सर,
किस तरीके से बचा जा सकता है, आप ये एक तो उपाय बता दीजिए सर हमें। और दूसरा सर, एक बड़ी दिक्कत जो हम लोग देखते हैं कि ठीक है, तनाव हुआ, चाहे से वो आपको नौकरी के अंदर तनाव हो, चाहे पढ़ाई के अंदर तनाव हो, सिगरेट, शराब या दूसरा जो नशा है उसकी तरफ युवा जो है वो आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तुरंत प्रभाव से उस तरफ जाते हैं। वो कितना नुकसानदायक उनके लिए भविष्य के हिसाब से हो सकता है, इन बीमारियों को लेकर हो सकता है, तो उसको लेकर भी सर आप ताकीद करना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें युवाओं को खासतौर पर। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत समय से कैंप से भी लगा के उनको छुड़वाया भी जाता है। तो युवाओं को यही है कि जो आपको ये, मेरी एक स्टडी में मैंने पाया था कि नशे की प्रवृत्ति फैलाने का सबसे बड़ा कारण है पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का दबाव। तो उनको दोस्तों को ना कहना सीखना चाहिए, उनका दोस्तों से ये समझना चाहिए वो दोस्त दुश्मन को जो काम है वो कर रहा है, यदि आपको नशे की तरफ फोर्सफुली आगे बढ़ा रहा है जिसकी वजह से आप उसके आदी हो जाएंगे आगे जाके। तो शुरू से ही दोस्तों को ना कहना सीखें, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त है, यदि आपको गलत उसके लिए। एक दूसरा एडिक्शन में नशे की ये प्रवृत्ति जो पहले, उसके अलावा जो इंटरनेट का एडिक्शन हो रहा है वो भी मानसिक बीमारी है। इंटरनेट का एडिक्शन जो मानसिक बीमारियों में WHO ने साइन कर दिया, तो उसकी बहुत ज्यादा घटनाएं मैं कोचिंग में भी देख रहा हूँ। और उसमें आजकल लड़कियों स्ट्रेस में इसलिए भी आ जाती हैं कि बहुत ऐसा देखने में आया है कि उनसे न्यूड पिक्चर्स मंगाई जाती है, फिर उनको धमकियां दी जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है और वो एक दलदल में फंस जाती है, निकल नहीं पाती। प्रशासन को भी मैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मामले में मैंने सतर्क किया था और पूरी बात उनको भी बताई थी। पर ये चीज जो है स्मार्टफोन, इसमें बहुत बड़ा गुनहगार है, तो इसलिए वो उसके फायदे के साथ ये बड़ा नुकसान है। तो उनको चाहिए कि स्मार्टफोन का, मैं कॉलेजों में जाके, आपके जयपुर में भी आके मैंने एक रोटरी क्लब के अंदर शपथ दिलाई थी, रोटरी कॉन्फ्रेंस में शपथ दिलाई थी, प्रॉपर यूज ऑफ दी इंटरनेट, स्मार्टफोन का प्रॉपर यूज करें, उसका अच्छा समय से यूज करें और उसके लिए शपथ बनाइए, वो भी हम दिलाते हैं। यहाँ करीब 5000 बच्चों को हम दिला चुके हैं। तो ये इस तरह का एक अभियान चलाना चाहिए जिससे नशे के प्रति जागृति और इंटरनेट एडिक्शन जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर दीपा माथुर जी, क्योंकि हम हमारी डिबेट के आखिरी पड़ाव पर है, तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप कुछ सलाह देना चाहें यहाँ पर जो हमारे दर्शक है उनको। एक्चुअली काफी कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, साइकोलॉजिस्ट आर कंपलसरी, काउंसलर्स आर कंपलसरी इन स्कूल्स नाउ, और लाइफ स्किल्स के ऊपर क्लासेस प्रॉपर होनी चाहिए पेरेंट्स के, क्योंकि एक जनरेशन का गैप है। तो पेरेंट्स के साथ भी मुझे लगता है लाइफ स्किल्स जिसमें हम डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे सर ने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ना कहना आना चाहिए। स्ट्रेस तो होगा आपको, अगर आपके लंग्स पे स्ट्रेस नहीं है तो आप सांस भी नहीं लेंगे। तो स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर यू हैव टू मैनेज दैट स्ट्रेस। आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपके पास सपोर्ट सिस्टम्स आइडेंटिफाई होने चाहिए, और मैं कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे 1 या 2 हो रहे हैं, पेरेंट्स के पास अपने पेरेंट्स का, या हम कह सकते हैं बड़ों का वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। तो पेरेंटिंग इज अ बिग टास्क नाउ। तो बच्चा जो है सिल्वर स्पून है या वो स्पून फीडिंग पे है बच्चा की, हर चीज हाथ में आ रही है, तो उसने स्ट्रेस कभी लिया ही नहीं है। तो वहां पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पेरेंट्स ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसा सर ने भी बताया कि बच्चा एकदम घर से निकलता है, हम प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग और इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए पेरेंट्स से, और बच्चों की लाइफ स्किल्स जरूरी है ट्रेन करना। ठीक है, और ठीक है मैम, ओके। डॉक्टर शिल्पा जी, नंबर्स जो होते हैं, चाइल्ड हेल्पिंग नंबर्स। डॉक्टर शिल्पा जी, आपसे भी मैं टिप्पणी चाहूंगा, आपकी आखिरी टिप्पणी, किस तरीके से बचा जा सकता है, लोगों को क्या सलाह आप देना चाहेंगी? सर ने बोला स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बेसिकली उनकी जो फूड हैबिट्स है, उनका जो स्क्रीन टाइम है, इंटरनेट यूजेस है, पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों को फोन पकड़ा के छोड़ देते हैं, तो उनका जो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए, प्लस वो क्या कंटेंट इंटरनेट पे देख रहे हैं वो भी उनको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड रेगुलर मेडिसिन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, कनक सिंह राव जी आप हमारे साथ जुड़े, साथ में डॉक्टर शिल्पा जी, डॉक्टर ML अग्रवाल जी और डॉक्टर दीपा माथुर जी, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, और आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आपने इस खास मुद्दे पर हमारे साथ में चर्चा की है। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है,
खुद के शरीर का ध्यान रखने की भी और साथ में आपके अपनों का ध्यान रखने की भी, क्योंकि ये लगातार बढ़ती हुई बीमारी है और ऐसे में आपको लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण ये बनती जा रही है, बनेगी नहीं बल्कि बनती जा रही है। और फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।